हाँ जी बच्चों, आज पढ़ेंगे हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे। तो अभी कल हमने पढ़ा नर्मदा और ताप्ती नदी हमने पढ़ ली थी कल। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे गोदावरी नदी भी हमने कल पढ़ ली थी, जो कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी थी, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और पश्चिमी घाट की ढालों से ये नदी निकलती है और बड़े आकार के कारण ये दक्षिण की गंगा कहलाती है। ये सारी चीज़ें हमने ये पढ़ लिया था। तो आगे देखते हैं हम। गोदावरी के बाद हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को देखते हैं। कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम घाट में महाबलेश्वरम के निकट एक स्रोत से निकलकर और ये 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी ये महाबलेश्वरम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है पश्चिमी घाट से निकलकर। अगर हम इसे मानचित्र में देखें तो पश्चिमी घाट से, देखिए मानचित्र में देख लेते हैं इसको। ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत आ गया सारा ये वाला, और इसमें जो घाट है तो पश्चिमी जो घाट है वो ये इस तरफ है, पश्चिमी घाट। ये हो गया आपके पश्चिमी घाट। अब ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ इस पश्चिमी घाट से, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, तो पश्चिमी घाट से नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है पश्चिमी घाट से? कृष्णा नदी। ये रही, ये कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकल रही है। और वो पश्चिमी घाट से कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वरम नामक स्थान से यह नदी निकल रही है और यहाँ से ये बहती हुई इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ ये बहेगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हुई और अन्य नदियों के साथ सहायक जो नदियाँ हैं उससे ये मिलेगी और बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देगी। यानी जो सारी नदियाँ हम पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की जो नदियाँ हम पढ़ रहे हैं, उनमें ये जो पश्चिम वाला जो एरिया है ये ऊंचा है, पश्चिम वाला एरिया ऊंचा है, और जो ये पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी जो तट है, वो थोड़े नीचे हैं, कटे पटे हैं, यानी ढाल वाला क्षेत्र है। ये इधर ढलान है। तो हमें पता है कि जो नदियाँ हैं वो ढाल की तरफ ही बहेगी, तो सारी नदियाँ इस तरफ बहेगी ऐसे। सिर्फ दो नदियों को छोड़कर नर्मदा और तापी नदी इस दिशा में बहेगी, गहरे गार्ज बनाते हुए उल्टी दिशा में ये नदियाँ बहती है। कौन सी नदियाँ उल्टी दिशा में बहती है? नर्मदा और तापी जो नदी है वो उल्टी दिशा में बहती है और बाकी सारी नदियाँ पश्चिमी घाट से, अधिकतर जो नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट से निकलेगी और बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देगी। तो इस तरह से हमने ये नदी पढ़ी। गोदावरी नदी हमने पढ़ ली, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कृष्णा नदी हमने पढ़ी, महाबलेश्वरम से निकलती है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम महानदी और कृष्णा कावेरी नदी को देखते हैं। कावेरी जो नदी वो पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करते हैं तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी सारी ये इसकी सहायक नदियां हैं। और कावेरी नदी जो है वो जलप्रपात के लिए भी जानी जाती है। शिव समुद्र नाम से जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर बनता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने कावेरी नदी के बारे में जानी। आगे देखते हैं। नदियों के बाद बच्चों आगे आएगा बिंदु अपने पास में महानदी और गोदावरी को हम देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद में झीलें पढ़ेंगे हम। देखिए बच्चों, गोदावरी नदी एक बार और देख लेते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से होता है, पश्चिमी ढालों से निकलती है। भी बता दिया, सारी नदियाँ पश्चिम से निकलेगी, सिर्फ दो नदियों को छोड़कर। 1500 किलोमीटर लंबी ये नदी है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वर्धा और प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पेनगंगा, ये सारी जो सहायक नदियाँ गोदावरी नदी की है और ये दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। कौन? गोदावरी नदी। महानदी को देखते हैं। महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ से होता है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, और बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। 860 किलोमीटर जो है वो लंबी महानदी है। तो इस तरह से दक्षिण भारत की हमने नदियाँ देखी। अब देखते हैं झीलें। झीलों में देखो बच्चों, कश्मीर घाटी या प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित होंगे ही,
जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहाँ नौकायन, तैराकी या अन्य जलीय खेलों का आनंद आपने लिया होगा। ये सारी चीज़ें हम पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल या दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तो क्या होता, वे उतना ही आकर्षित करते जितना आज करते हैं। यानी वो अगर वहाँ झीलें नहीं होती, जलप्रपात नहीं होते हैं, पानी के बीच में जो बनी हुई टापू है और वहाँ जो बनी हुई होटल्स